हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एमडी क्लासेस का एक नोट्स आपका प्रिपेयर किया गया है, जिसको कि हम लोग कवर करेंगे। और देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट का जो है इस नोट्स का डिमांड भी रहा था, जिस कारण से इस नोट्स को आज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसका पीडीएफ देखिए जस्ट आपका सेशन खत्म होने के बाद आपको डाल दिया जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर जाएं, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी तरह की अगर आपको खास नोट्स की आवश्यकता हो तो आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर जाएं। और टेलीग्राम पे आपको जो है आपको कमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर आप बताएंगे आपको जिस भी टीचर्स का ओवरऑल पटना में कार्यरत सभी संस्थान का अगर किन्हीं का भी आपको स्पेशल अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है कुछ समय के बाद आपको डाल दिया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग पिछले सेशन में जो है इस नोट्स को लेकर के बोल रहे थे, तो इस नोट्स को हम लोग जो है अवेलेबल कर चुके हैं और इसका कंप्लीट आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसका जो है कंप्लीट आपको मटेरियल्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि इसका कंप्लीट आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस देखिए नोट्स की खास बात यह है, इसमें आपका इतिहास का, हिस्ट्री का आपका 1000 प्लस प्रश्न आपको दिया गया है। ज्योग्राफी का 350 प्लस आपको प्रश्न दिया गया है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटी का 400 प्रश्न आपने क्वेश्चन दिया गया है। इकोनॉमिक्स का आपका 100 आपका 50 प्रश्न आपको दिया गया है। विज्ञान का 800 आपका प्लस प्रश्न दिया गया है। बिहार स्पेशल 100 आपका प्रश्न दिया गया है। स्टैटिक जीके 200 प्लस और मैथ का आपका जो है 150 प्लस इसमें आपका प्रश्न इंक्लूड किया गया है, जो कि ओवरऑल आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है। और ये सभी आपके 9th और 10th का जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उन सभी को आपको सिलेक्ट किया गया, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। तो आइए साथियों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और टेलीग्राम के साथ आप जो है कंसीडर कर लेना। अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेटेस्ट एडिशन या जो भी चीज़ें आपका है A to Z आपका प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि टेलीग्राम ही एक आपका साधन है पीडीएफ प्रोवाइड किए जाने का। तो आज का देखिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि अम्ल स्वाद में डैश होते हैं। तो देखिए, अम्ल जो होता है ये स्वाद में आपके खट्टा होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें भस्म का, तो भस्म स्वाद में जो है आपका कड़वा होता है। तो देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अम्ल जो होता है इसका पीएच मान जो होता है ये आपके 7 से कम होता है। और अगर भस्म की बात करें दोस्तों, तो 7 से अधिक जो है आपके भस्म का पीएच मान होता है। कोई भी पदार्थ जितना आपके अम्लीय होगा उतना ये अधिक H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा, जबकि कोई भी पदार्थ जितना क्षारीय होगा वो H- आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा। तो इन सभी फैक्ट को आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए खास बात यह है कि जो आपका डिस्कशन है ये काफ़ी बेहतरीन आपका जस्ट आपको नीचे दिया गया है, तो चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हैं। और देखिए, अगर अम्ल की बात करें तो ये जो आपका है नीले लिटमस पत्र को आपका लाल कर देता है, जबकि जो भस्म होता है ये आपका ब्लू टू आपका रेड कर देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके कई बार रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गलत कथन की पहचान करें। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? इनमें से आपका गलत क्या दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार होता है ये स्वाद में कड़वे और जो है आपका साबुनी होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। सही है। अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन विलयनों में विभिन्न रंग दर्शाने वाले पदार्थ के विलयन संकेत कहलाते हैं। तो ये भी आपका राइट है। अगला कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और दिया गया है कि आपका लवण सदैव बनाते हैं। देखिए, जो हमारा डी नंबर स्टेटमेंट है, कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण सदैव जो आपके उदासीन होता है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर गलत कहा जा रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न बोला जा रहा है कि किस सूचक का उपयोग अम्ल को क्षारक से पहचान के लिए किया जाता है? चलिए आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? तो देखिए, सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लिटमस। देखिए, जो लिटमस होता है अगर इस पर जो है अम्ल को गिराया जाता है तो लिटमस जो होता है ये आपका ब्लू टू आपका रेड हो जाता है। यानी कि अगर ब्लू से अगर आपका रेड हो जा रहा है, लाल हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अन्य जो है आपके H+ आयन की सांद्रता को बताएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपके अम्ल को बताएगा। अगर आपका रेड टू अगर आपका ब्लू हो जा रहा है दोस्तों, तो ये आपके क्षार के गुण को बतलाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका एक करेक्ट हो जाएगा। लिटमस पत्र जो होता है किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को जांच करने के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मेथिल ऑरेंज का रंग
अम्लीय और क्षारीय साधन में कैसा बदलता है। तो बात हो रही है मेथिल ऑरेंज का। बिहार पुलिस कांस्टेबल का 11 डेट को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके अम्लीय में लाल और क्षारक में आपका पीला होता है। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज का रंग अम्लीय और क्षारीय माध्यम में किस प्रकार से होता है। तो अम्लीय माध्यम में लाल और जो क्षारीय माध्यम में होता है ये आपका पीला होता है। पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि अम्लीय और क्षारीय विलयनों में दिया गया है कि फेनाफ्थोलिन का रंग क्रमशः किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके रंगहीन और आपके गुलाबी होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। तो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनाफ्थोलिन का रंग क्रमशः किस प्रकार का होता है। तो अम्लीय विलयन में आपके रंगहीन होता है जबकि क्षारीय विलयन में आपके गुलाबी होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डबल स्टार लगाइए इस प्रकार के प्रश्न में क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किए गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो एक बार आप रिपीट करेंगे अम्लीय और क्षारीय विलयनों में नैप्थलीन का रंग क्रमशः किस प्रकार से होते हैं। तो ये आपके रंगहीन और आपका गुलाबी होता है। डी ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तब उसका रंग डैश होता है। जब लिटमस पत्र ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा तो इसका कलर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। क्योंकि देखिए बैगनी जो होता है ये स्वतंत्र कलर होते हैं। अगर यहाँ से आपका अगर रेड हो जा रहा है लाल हो जा रहा है तो ये आपके अम्ल के गुण को प्रदर्शित करेगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको फैक्ट दिया गया है कि लिटमस का जो है प्राकृतिक रंग ये आपके बैगनी कलर का होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्न के बीच एक गंधीय सूचक है। निम्न के बीच एक गंधीय सूचक है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके लौंग। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए लौंग जो प्राप्त किया जाता है ये आपके पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। खास करके देखिए 9th और 10th का जो है मैंने एनसीईआरटी को शुरुआत किया है जो दोस्तों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका साबित होगा क्योंकि आपके एग्जाम में 9th और 10th का भी 21,391 पदों में अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्योंकि ऑफिशियली आपका सिलेबस ही यही है। तो कंप्लीट जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका एडिशन लॉन्च हुआ है उसको मैंने कंप्लीट कवर कराने का प्रयास किया है और इसको शुरू भी कर दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का जो नोटिफिकेशन है ये आपको टाइम टू टाइम मिले। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का मैंने स्पेशल क्लास शुरू किया हुआ है जिसमें कि बेहतरीन तरीका से A to Z चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी और सिस्टमेटिक तरीका से आपको कवर कराई जा रही है। देखिए जो भी छात्र ज्ञानबिंदु GS एकेडमी का कोर्स ओनली 99 में चाहते हैं तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @बिहार एग्जाम विदाउट स्पेस, किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है। तो @बिहार एग्जाम 44 आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। आपको आईडी दिखेगा उस पर आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। 99 में आपको कंप्लीट ज्ञानबिंदु GS एकेडमी का कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको खान GS रिसर्च सेंटर का भी कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें कि A to Z आपको वीडियो क्लासेस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, टेस्ट है, A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहो तो आप इस पर कंसिडर कर सकते हो, आप इस पर इंक्वायरी ले सकते हो जिसमें कि आपको 99 में ही A to Z मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको बुक भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक है। तो चाहो तो आप इससे इंक्वायरी ले सकते हो। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न के बीच एक गंधीय सूचक है। देखिए गंधीय सूचक की दोस्तों अगर बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लौंग। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि अम्ल और धातु के बीच प्रतिक्रिया का सामान्य समीकरण क्या होता है। जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आप बताइए राइट आंसर आपका क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन करती है। वही जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। जबकि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है, साथ ही साथ आपके लवण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करते हैं। तो सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निष्कर्षण करती है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन के टोटल कितने समस्थानिक होते हैं। तो दोस्तों आपके टोटल 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और इन्हें आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान न मिल पाने के कारण से इन्हें आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए पैकिंग सामग्री में जितने भी आपके चीज़ें होता है इसमें आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगर हम बात करें क्लोरीन का तो क्लोरीन का जो है टीयर गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन जान ही रहे ये आपका O2 होता है जो कि एक और जो है आपका ऑक्सीजन से संयोग करके आपका ओजोन परत का निर्माण करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चूने के पानी में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर प्राप्त अपक्षेप का रंग क्या होता है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस प्रभावित की जाती है तो ये सफ़ेद अपक्षेप बनती है, यानी कि हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर हम बात करें चूने के रिलेटेड अगर बात करें हम लोग तो देखिए CaO होता है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, और ये आपका अनबुझा चूना होता है। और बुझा हुआ चूना की दोस्तों अगर बात करें तो CaOH का आपका होल 2 होता है, जिसे बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानी जाती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रभावित करने पर उत्पन्न होने वाले अपक्षेप का नाम क्या है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो फॉर्मूला आपका CaCO3 होता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया का सामान्य समीकरण क्या है? तो देखिए कहा जा रहा है कि धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच अभिक्रिया का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा धातु कार्बोनेट अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल बनता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच जब अभिक्रिया होता है, धातु कार्बोनेट और अम्ल के बीच जब कभी रिएक्शन होता है तो धातु कार्बोनेट अम्ल जब रिएक्ट किया तो ये आपके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल का निर्माण होता है। चलिए इसका इक्वेशन आप यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे, इसका इक्वेशन भी दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका HCl के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया का सामान्य समीकरण क्या है? जब कभी अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। ऑप्शन आपको यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली आप इस चीज़ों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि अम्लीय अभिक्रिया में जल का उत्पादन किस रासायनिक प्रतिक्रिया से होता है? अम्लीय अभिक्रिया में जल का उत्पादन किस रासायनिक प्रतिक्रिया से होता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा उदासीकरण। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया की प्रतिक्रिया को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? यानी जब कोई धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा लवण और जल का निर्माण होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो दिया नहीं गया है तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। और वैसे भी कभी धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस आपका जो है मुक्त आपके होते हैं। आप इन चीज़ों को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि जिंक धातु की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से क्या बनेगा? जिंक धातु का Zn जब आपका अभिक्रिया करेगा HCl से तो यहाँ पर आपका देखिए बन जाएगा ZnCl जिंक क्लोराइड, और दोस्तों यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होगा। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो देखिए जिंक क्लोराइड और क्लोरीन गैस का निष्कर्षण गलत है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड दिया गया है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निष्कर्षण होता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ रखने पर नहीं रखने का मुख्य कारण क्या है? पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि दही और खट्टे पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर सकते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बात करें हम लोग पीतल का तो ये आपके कॉपर और जिंक का मिश्र धातु पीतल होता है। बात करें अगर हम लोग कांसा का, ध्यान में रखेंगे, अगर बात करें हम लोग कांसा का तो कांसा जो होता है ये आपके कॉपर और आपका टीन का मिश्र धातु होता है जिसे कांसा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि कोई धातु यौगिक ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है तो इस अभिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। देखिए जब कोई धातु यौगिक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जब कोई दोस्तों आपका धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है। आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाउट बिल्कुल आपके क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जल में अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे डैश उत्पन्न करते हैं। जल में अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे डैश उत्पन्न करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। सभी प्रश्न को माइंड में फिट करते हुए चलेंगे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो भी छात्र कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग @BIHAREXAM44 आपको सर्च करना है। इसमें कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। आप अभी से इसके अंतर्गत
ज्वाइन होकर के सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे तो बिहार CSBC के चेयरमैन के द्वारा कहा गया है कि आप अपने फिजिकल को भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि 3 से 4 महीना के अंतर्गत इसका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। तो आप ऑलरेडी जो है प्रिपेयर रहिए। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज और एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं। चलिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है आपके आयन नहीं होते हैं। बी करेक्ट है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, जबकि अल्कोहल की बात करें तो ये आपके OH माइनस की सांद्रता बताता है अल्कोहल को। इसका कार्बोक्सिलिक समूह OH होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक के जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन उत्पन्न क्यों होता है। तो सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह जल के साथ अभिक्रिया करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट दिया गया है कि जल में घुलनशील क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2 जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। यह क्षार की विशेषता है कि वे जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन छोड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जल में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस का उच्च स्तर क्या दर्शाता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका C, ये आपके क्षारीय विलयन को दर्शाता है। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील नहीं है और इसलिए क्षार नहीं है। जल में घुलनशील यौगिक इनमें से कौन सा आपका नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जिंक ऑक्साइड जो है ये जिंक जल में घुलनशील आपका नहीं होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो आपका जिंक है ये दोस्तों आपका रिएक्टिव होता है, लेकिन ये जल में घुलनशील आपके नहीं होता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करी जाए तो ये सभी आपके जल में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला जा रहा है कि pH स्केल का उदासीन मान कितना होता है, क्या बताने की आवश्यकता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने एक pH स्केल को डेवलप किया जिसमें कि बीच में आपका 7 और राइट साइड आपका 14 तक और इधर आपका 0 तक होता है। 7 से कम होगा तो ये अधिक अम्लीय होगा और ये H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा, जबकि 7 से अधिक होगा तो ये आपके OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और ये क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपका 7 हो जाता है तो ये आपके उदासीन विलयन को इंडिकेट करेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को बोला जा रहा है कि pH स्केल की खोज किसने किया था। तो देखिए सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए pH पैमाने का आविष्कार जो है आपका डेनिस ज़ेब्रासायन सोरेंसन पीटर जो है आपका लॉरिटज सोरेंसन ने किया था। उन्होंने पदार्थ की अम्लता और क्षारीयता मापने के लिए 1909 में इस पैमाने की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि बफर विलयन की परिभाषा क्या है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डबल स्टार लगाइए। बफर विलयन की परिभाषा क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक ऐसा विलयन है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी मात्रा डालने पर विलयन का pH मान नहीं बदलता है। इसी को हम लोग कहते हैं बफर विलयन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि कितने pH मान पर दांत का क्षय शुरू होता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर आपको साथ ही साथ कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से जब कम होता है तो इसका जो है दांत का क्षरण शुरू होता है। जो हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं ब्रश करने के लिए, इसका जो pH मान होता है आप ध्यान रखेंगे ये दोस्तों आपके 7 से अधिक होता है। दैट मीन्स कि ये आपके क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कमजोर क्षार पानी में घुलने पर क्या उत्पन्न करता है। कमजोर क्षार पानी में घुलने पर क्या उत्पन्न करता है। तो आपका राइट आंसर है OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार का उदाहरण नहीं है। NCERT आपका पूरी तरीका से कवर हो रहा है तो आप पेशेंस रखेंगे। इसका कंप्लीट जो PDF है आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। तो आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार का उदाहरण नहीं है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर आपका प्रबल क्षार का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान रखेंगे इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला MgOH का आपका होल 2 होता है। ठीक है, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपके क्षारीय प्रकृति का होते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रबल क्षार में पानी घुलने पर क्या उत्पन्न होता है। प्रबल क्षार में पानी घुलने पर क्या उत्पन्न होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है। भी आपका करेक्ट हो जाएगा।
परवल क्षार पानी में घुलने पर बड़ी संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन की सांद्रता यानी उत्पन्न करता है, जिससे OH- की सांद्रता अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अक्सर खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल आपके पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संतरा। देखिए अगर बात करें हम लोग नींबू का, तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो आपका नींबू है इसका pH मान कितना है, तो 2.2 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्क्टिक एसिड पाए जाते हैं। अगर खट्टा की बात करें तो खट्टे में चीज़ों में आपका जैसे लैक्टिक अम्ल दही के अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग नेचुरली संतरा का, तो इसमें आपके साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल डैश में पाया जाता है। तो करेंटली अभी मैंने आपको बताया है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाए जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाइए। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पालक में भी आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। आयरन की सबसे अधिक मात्रा पालक के अंतर्गत पाई जाती है। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है। ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य रूप से पालक में पाया जाता है। यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो कई अन्य पौधों में खाद्य पदार्थों में भी होता है, लेकिन पालक इसका प्रमुख स्रोत है। और देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो लोहा होता है इसका भी प्रमुख स्रोत जो होता है ये आपके पालक ही होते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथनोइक अगर नहीं रहेगा तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा फॉर्मिक अम्ल। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है। फॉर्मिक अम्ल जो है आपका व्यवस्थित रूप से मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। सबसे सरल जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। कुछ फैक्ट दिया गया है। आणविक सूत्र मेथेनोइक एसिड का HCOOH यह उन चींटियों के लिए काफ़ी घातक है जो डंक मारने के बाद उसका डंक लुप्त हो जाता है और वह नज़र ग्रंथि से पूर्वक फॉर्मिक अम्ल छोड़ते हैं। तो देखिए मधुमक्खी या फिर चींटी या फिर जो है काफ़ी सारे कीट होते हैं, जैसे कि आप बिच्छू ले लीजिए, तो इन सभी में आपके फॉर्मिक एसिड पाए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड को ही मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। दही में पाए जाने वाला अम्ल किस प्रकार का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। दूध का खट्टा या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो दूध में मौजूद लैक्टोज के किण्वन के कारण से बनता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए दूध में पूछा जाता है पीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो इसमें दोस्तों आपके पाए जाते हैं कैसिन। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि क्लोर क्षार प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आयन कैथोड की ओर हस्तांतरित होता है? तो कैथोड की ओर हस्तांतरित होने वाला आपका है Na+। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो एनोड होता है ये आपका प्लस होता है, कैथोड आपका माइनस होता है। तो देखिए प्लस वाला माइनस की ओर अट्रैक्ट होता है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण सूखे चूने पर क्लोरीन की क्रिया निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए और उपयुक्त समीकरण है? देखिए विरंजक चूर्ण सूखे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है। जो विरंजक चूर्ण बनता है सूखे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करने के फलस्वरूप बनता है, जिसका फॉर्मूला CaOCl आपका 2 होता है। इसे क्लोरीन कहा जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका विरंजक चूर्ण और आपके जल का निर्माण होता है। जब कभी विरंजक चूर्ण को आर्द्रता की उपस्थिति में लाई जाती है तो इसे क्लोरीन नामक गैस का निष्कर्षण होती है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल में विरंजक चूर्ण से रिलेटेड आपके पूछी गई है, तो आप इसको प्रॉपर तरीका से याद भी रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बात करें बेकिंग सोडा का, तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये लगभग शिफ्ट में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर में किसके साथ किया जाता है? चलिए आंसर लगाइए। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी टार्टिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टिक अम्ल का मिश्रण पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट का जा रहा है कि किंग पाउडर को गर्म करने पर या जल में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न का जा रहा है कि धोवन सोडा
सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण किस रूप में होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O, जिसे धोबन सोडा कहा जाता है। प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो आपके टोटल 10 होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस उद्योग में कांच के निर्माण में किया जाता है? दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो देखिए पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किस उद्योग में कांच के निर्माण के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कांच उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच के उद्योग में कांच के निर्माण के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए फ्रेंड, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, या इसी को 373 आप कह सकते हैं, 373 डिग्री केल्विन पर हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2 होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। तो चलिए आपका क्लियर है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो देखिए करेंटली अभी मैंने आपको बताया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट है। केमिकल नाम आपको दिया गया है, तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है बिल्कुल करेक्ट है। इसका कुछ फैक्ट दिया गया है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम पेरिस क्यों है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम पेरिस क्यों है? चलिए क्वेश्चन अगर आपका चेंज होता है तो इसी टाइप से आपके आएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम पेरिस क्यों है? तो इसे पहली बार पेरिस में उपयोग किया गया था। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है पहली बार उपयोग आपका पेरिस में किया गया था, इसलिए इसका नाम पेरिस है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो 7 से कम होगा तभी ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। इसका मतलब है कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये क्षारीय गुण के प्रदर्शित होने के कारण लाल यानी रेड टू आपका ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर 7 से अधिक होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ फैक्ट दिया गया है दोस्तों कि लाल लिटमस कागज का रंग तब नीला हो जाता है जब विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, जिससे ये क्षारीय बेसिक होता है। पीएच मान 10 के आसपास इसका रंग बदलने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसको देखिए आप लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन आपका डी आएगा, 16 आपका ml। तो इसको यहाँ पर आप फाइनली कैलकुलेट करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पाएंगे इसका सॉल्यूशन दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? अपच कहने का मतलब है कि जैसे एसिडिटी हो गया, तो अपच जो होता है यानी कि भोजन का पचना नहीं, तो वैसे केस के लिए जो है किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए एंटासिड का उपयोग अपच के इलाज के लिए आपका किया जाता है। पेट में अम्ल की अधिकता से जलन और आपके दर्द होते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेट के अंतर्गत किस प्रकार की विलयन पाई जाती है या अम्ल पाई जाती है? तो ध्यान रखेंगे HCl होता है, जिसे जठर रस भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट आपका सेशन जो है कंटिन्यू होता है। तो दोस्तों इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है? जैसे धातुओं का गलनांक उच्च होता है, तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको गलत छाटना है कि इनमें से आपका रॉन्ग क्या दिया गया। देखिए धातु उष्मा की सुचालक होती है, बिल्कुल राइट दिया गया है। लेड और पारा उष्मा के उत्तम चालक होते हैं, लेड और पारा उष्मा के उत्तम चालक होते हैं, यही आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो चलिए अगला सेशन का एक क्वेश्चन आपका कवर हो गया है।
तो हम लोग जो नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे यहीं से कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और जितने भी आपके एनसीईआरटी का सार संग्रह भी लेटेस्ट आपके मार्केट में लॉन्च हुआ है, या फिर आपका प्रीवियस ईयर या प्रैक्टिस सेट हो, A to Z आपको करवाए जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर कि कंप्लीट आपको मटेरियल्स प्रोवाइड की जा रही है।